क्या तुर्की और इजराइल पहुंच चुका है युद्ध के करीब? ड्रोन के बाद अब तुर्की ने बनाया तेल अवीव तक मार करने वाला हाइपरसोनिक मिसाइल। पहली बार दुनिया को दिखाया इजराइल की उड़ी नींद। अगली खबर में आपको बताएंगे हौथी लीडर का बड़ा ऐलान। इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन के अलावा और भी विकल्पों पर कर रहा विचार। अरब देशों से बॉर्डर खोलने की अपील। और साथ में आपको बताएंगे हमास के जवाब के बाद इजराइल ने कतर से क्यों बुलाया बातचीत करने वाला डेलीगेशन। क्या है मकसद? क्या गाजा में जल्द हो पाएंगे सीज फायर? और इसी के साथ ब्रिटेन से एक बड़ी खबर आ रही है। फिलिस्तीन समर्थक जेरेमी कोर्बिन ने बनाया नई पार्टी। आखिर क्या है मकसद? फिलिस्तीन पर भी ऐलान। दोस्तों खबरें काफ़ी अहम हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों ईरान इजराइल के बीच हालिया झड़पों के बाद एक सवाल फिर से उठने लगा है। क्या अगला निशाना तुर्की हो सकता है? क्योंकि इस्लामी दुनिया में अगर कोई देश है जिसे सैन्य ताकत के मामले में सबसे मजबूत माना जाता है तो वो है तुर्की। तुर्की की एयरफोर्स दुनिया भर में टॉप में गिनी जाती है और ड्रोन टेक्नोलॉजी में वो इजराइल को भी पीछे छोड़ चुका है। यही वजह है कि इजराइल तुर्की को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि खतरा मानता है और तुर्की भी ये बात समझता है। उसे अंदेशा है कि कभी भी इजराइल उस पर हमला कर सकता है। इसलिए तुर्की अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी अपना रहा है, यानी दुश्मन पर हमला करने की क्षमता। और अब वो लंबी दूरी के बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों पर तेजी से काम कर रहा है। और इसी रणनीति के तहत तुर्की ने कर दिखाया कुछ ऐसा जिससे इजराइल की नींद उड़ गई है। दोस्तों तुर्की ने इस हफ्ते अपने देश में हुए डिफेंस इंडस्ट्री फेयर में कई नई और ख़तरनाक मिसाइलों और हथियारों को दुनिया के सामने पेश किया। इसी दौरान तुर्की की डिफेंस कंपनी रॉकेटसन ने टाइफून ब्लॉक 4 नाम की एक खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल पेश की है, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर बताई जा रही है और जो तेल अवीव से लेकर बेरशेवा तक किसी भी इजरायली टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। तुर्की की नई हाइपरसोनिक मिसाइल देखकर इजराइल की भी टेंशन बढ़ गई है। इजरायली मिलिट्री एनालिस्ट इतान कोहेन ने अपने बयान में कहा, तुर्की ईरान नहीं है। तुर्की की यह मिसाइल हमारे देश के हर कोने तक पहुंच सकती है। हमें अब सच में डरने की ज़रूरत है। इतान कोहेन ने बताया कि तुर्की के पास सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि वर्ल्ड क्लास एयरफोर्स, इजराइल से एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी, रूस जैसे देशों से मिला एयर डिफेंस सिस्टम और खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो F-35 जैसे फाइटर जेट्स को भी मार गिरा सकता है। इतना ही नहीं, तुर्की के युद्धपोत इस वक्त सीरिया, पश्चिमी लीबिया और सोमालिया जैसे इलाकों में तैनात है और वो रेड सी और मेडिटेरियन सी में इजरायली सप्लाई रूट को ब्लॉक करने की क्षमता रखता है। तुर्की की तैयारियां बता रही है वो किसी भी खतरे के लिए तैयार है। वहीं रॉकेटसन के प्रमुख मुराद इकिंजी ने कहा, आज के दौर में हाइपरसोनिक मिसाइलें सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। हमने टाइफून ब्लॉक 4 को इसी सोच के साथ तैयार किया है कि तुर्की की ताकत को कोई चुनौती ना दे सके। राष्ट्रपति एर्दोगान ने पहले ही साफ कर दिया है कि तुर्की मीडियम और लंबी दूरी के हथियारों का भंडार बढ़ा रहा है। आने वाले समय में वो अपने स्पेस टेक्नोलॉजी को भी इसी दिशा में इस्तेमाल करेगा। आखिर में सवाल यही है, क्या इजराइल वाकई तुर्की से डर रहा है या तुर्की की मिसाइलें अब सिर्फ ताकत नहीं एक चेतावनी है? वहीं दूसरी ओर दोस्तों गाजा पर जो हमला चल रहा है उस पर यमन के हौथी ग्रुप के लीडर अब्दुल मलिक अल हौथी ने फिर एक बार बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम गाजा के लोगों की मदद के लिए अपने कार्रवाई और तेज कर सकते हैं और इजराइल की ओर जाने वाले या उससे जुड़े जहाज़ों पर हमले जारी रहेंगे। अब्दुल मलिक अल हौथी ने गुरुवार को गाजा की ताज़ा हालत पर बोलते हुए कहा कि हमारा हर लेवल पर सरकारी हो या जनता का एक ही मकसद है कि फिलिस्तीनियों की पूरी तरह से मदद की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपनी मिलिट्री ताकत को लगातार और बेहतर बना रहे हैं ताकि इजराइल को और भी बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सके और उस पर दबाव डाला जा सके। इसी बीच यमन की राजधानी सना में सना यूनिवर्सिटी की लड़कियों और टीचर्स ने मिलकर एक विरोध प्रदर्शन किया और इजराइल की उस पॉलिसी के खिलाफ नारे लगाए जिसमें वो गाजा के लोगों को भूखा रखने की कोशिश कर रहा है। अल हौथी ने इन प्रदर्शनों की तारीफ की और कुछ अरब देशों की सरकारों से अपील की कि अगर वो हमारे और फिलिस्तीन के बीच के रास्ते खोल दें, यानी बॉर्डर खोल दे, तो
यमन से लाखों लोग पैदल ही फिलिस्तीन की मदद के लिए निकल पड़ेंगे। उन्होंने ये भी साफ किया कि इजराइल पर समुद्री रास्तों से जो बैन लगाया गया है वो अभी जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि इजराइल का बंदरगाह इलात पूरी तरह से बंद हो चुका है, जिससे उन्हें बड़ा नुकसान हुआ है। अब्दुल मलिक अल हौथी ने बताया कि जब से उन्होंने गाज़ा के लोगों की मदद शुरू की है, तब से यमन ने अब तक कुल 1679 मिलिट्री हमले किए हैं, जिनमें ड्रोन, मिसाइल और नौसैनिक ऑपरेशन शामिल है। उन्होंने ये भी बताया कि यमन खुद 2843 बार इजरायली और अमेरिकी हवाई हमलों का शिकार हो चुका है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए या जख्मी हुए। लेकिन इसके बावजूद यमन की पोजीशन नहीं बदली, वो अभी भी गाज़ा के साथ खड़ा है। हौथी ग्रुप ने साफ कर दिया है कि वो इजराइल से जुड़े हर जहाज़ को टारगेट करेगा और ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक इजराइल गाज़ा में अपनी जंग बंद नहीं करता। इस बीच दोस्तों, गाज़ा को लेकर शांति की उम्मीद फिर जिंदा होती दिख रही है। गुरुवार को इजराइल ने अपने गाज़ा बातचीत दल को वापस बुला लिया है ताकि इजराइल के अंदर और चर्चा की जा सके। वजह यह है कि हमास ने एक नया जवाब भेजा है जो काफ़ी हद तक सकारात्मक माना जा रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर से एक बयान में कहा गया कि हम कतर, मिस्र और अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की कोशिशों की सराहना करते हैं, जिन्होंने इस बातचीत को आगे बढ़ाया। हालांकि कतर में हो रही इन बातचीतों से जुड़े दो सूत्रों ने कहा कि इजरायली दल की वापसी का मतलब ये नहीं कि कोई संकट खड़ा हो गया है। हमास ने जवाब तो भेजा है, लेकिन कुछ बातों पर अभी भी बातचीत बाकी है। हमास के एक सीनियर लीडर ने रॉयटर्स से कहा कि अभी भी सीज फायर पर समझौते की उम्मीद है, लेकिन इजराइल के टालमटोल की वजह से थोड़ा वक्त लगेगा। हमास ने एक खास शर्त भी रखी है, अगर 60 दिन के युद्ध विराम के दौरान कोई फाइनल समझौता नहीं होता है तो इजराइल फिर से युद्ध शुरू ना करे। एक इजरायली अधिकारी ने कहा कि हमें हमास के नए ड्राफ्ट से डील करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ मुद्दों पर अभी भी मतभेद है। इसी बीच एक फिलिस्तीनी अधिकारी ने बताया कि हमास ने काफ़ी लचीलापन दिखाया है और गाज़ा में जारी भूखमरी और तबाही को देखते हुए ही ये रुख अपनाया है। CNN ने एक इजरायली अधिकारी के हवाले से बताया कि हमास का जवाब सकारात्मक है और अब बातचीत में थोड़ी तरक्की भी हो रही है। फ्रांस के एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने अपने जवाब में कुछ अहम संशोधन किए हैं। गाज़ा में मदद पहुंचाने की गारंटी, इजरायली सेना की वापसी की टाइमलाइन और युद्ध को पूरी तरह ख़त्म करने की योजना। साथ ही हमास ने मांग की है कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद काट रहे फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाए, खासकर बदले में जिंदा इजरायली सैनिकों के लिए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ब्रिटेन के पूर्व लेबर पार्टी नेता जेरेमी कोर्बिन और सांसद जहरा सुल्ताना ने मिलकर एक नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर दी है। इस पार्टी का नाम फिलहाल तय नहीं हुआ है, लेकिन इसकी वेबसाइट पर इसे अस्थायी तौर पर योर पार्टी कहा गया है। इन दोनों नेताओं ने लेबर पार्टी से अलग होकर यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि उनका कहना है कि ब्रिटेन का मौजूदा सिस्टम गरीबों और मजलूमों के खिलाफ है। उन्होंने अपने बयान में साफ कहा, जब सरकार कहती है कि गरीबों के लिए पैसा नहीं है लेकिन जंग के लिए अरबों है, तो ये सिस्टम पूरी तरह से पक्षपाती है। नई पार्टी के प्रमुख मुद्दे होंगे सामाजिक न्याय की लड़ाई, धन और सत्ता का गरीबों के पक्ष में बंटवारा और सबसे अहम बात, वो एक स्वतंत्र फिलिस्तीन को मान्यता देंगे, जबकि अब तक ब्रिटेन की सरकार ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दी। ऐसे में कॉर्बिन और जहरा सुल्ताना जैसे नेताओं की ये पहल बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि ये दोनों लंबे समय से फिलिस्तीनी समर्थक रहे हैं और ये पार्टी आम लोगों, ट्रेड यूनियनों और सामाजिक आंदोलन से जुड़ेगी। एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी जिसमें पार्टी का नेतृत्व, दिशा और नीतियां तय की जाएंगी। ये ऐलान ऐसे समय पर आया है जब लेबर पार्टी के मौजूदा नेता कीर स्टारमर खुद अपने फैसलों को लेकर विवादों में हैं। उन्होंने सामाजिक कल्याण यानी वेलफेयर योजनाओं में कटौती की कोशिश की, जिस पर उनकी ही पार्टी के कई सांसदों ने विरोध किया। स्टारमर फिलिस्तीन मुद्दे पर भी नरम रवैया अपनाए हुए हैं, जिस वजह से पार्टी के अंदर ही काफ़ी नाराजगी है। कॉर्बिन को पहले ही लेबर पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने पार्टी में बढ़ते यहूदियों के खिलाफ भेदभाव के आरोपों पर सवाल उठाए थे। कॉर्बिन ने साफ कहा था कि इसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। जहरा सुल्ताना को भी 2024 में निलंबित कर दिया गया था, जब उन्होंने गरीब परिवारों के बच्चों पर लगाई गई वेलफेयर कैप का विरोध किया था। अब दोनों नेता एक नई राह पर है और उन्होंने साफ कहा है कि
हमें एक ऐसी पार्टी चाहिए जो युद्ध नहीं, इंसाफ और इंसानियत की बात करे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। ऐसी ही मध्य पूर्व और दुनिया भर की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।